नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष रायपुर में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। कृषि मंत्री ने बैठक में अलग अलग सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आने वाले संभावित बजट पे सभी विभागीय मंत्रियों और उच्च अधिकारियों से लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अब जिस तरीके से कोरोना का समय है और राजस्व की प्राप्तियां प्रभावित हुई हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी छत्तीसगढ़ को दे लगभग 32,000 करोड़ रुपया शेष है, उसके बावजूद भी हमारी जो प्लान साइज है वो कितना बढ़ाया जा सकता है, नई योजनाओं को कैसे शामिल किया जा सकता है, नए ज़िले बने हैं उनके प्रशासनिक अमलों की तैनाती किस प्रकार से की जा सकती है और न केवल नए ज़िलों में राजस्व विभाग के विभिन्न विभागों की भी अमले की ज़रूरत होगी और अलग अलग विभागों के द्वारा जो नए प्रकार के अपनी योजनाओं शुरू करने का जो प्लान है उसके बारे में लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी डिस्कशन कर रहे हैं। 20 और 21 मई को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक जयपुर में रखी गई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के आला नेता भी शामिल होने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई और भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं भाजपा राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक की जानकारी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में देश के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार के 8 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। इस दौरान सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और संगठनात्मक परिस्थितियों और गतिविधियों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में विशेष रूप से जिन मुद्दों पे बात होगी वो अलग अलग राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें एक शानदार सफलता मिली, उस विषय पे बात होगी। और उसके साथ ही साथ मोदी जी के सरकार के 8 साल पूरे होने पर 30 तारीख को ये 8 साल पूरे हो रहे हैं, तो पूरे राष्ट्रव्यापी सरकार की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान होगा। उसके लिए कार्य योजना पर चर्चा और बातचीत होगी कि अपने छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में चल रहे संगठनात्मक गतिविधियां, जैसे हम लोगों ने विस्तारक योजना को शुरू किया है, एक बड़ा अभियान चला के गांव-गांव तक जाने का कार्यक्रम किया है, उसके बारे में भी हम लोग अपनी बात वहां पे रखेंगे कि शक्ति केंद्र विस्तारक योजना की सफलता और उसके आधार पर किए गए काम। राजस्थान के उदयपुर में पिछले दिनों कांग्रेस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में देश भर से कांग्रेस के आला नेता पहुंचे और इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर तमाम रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस नेताओं की माने तो इस बार चिंतन शिविर का असर आगामी चुनाव में साफ साफ नजर आएगा, लेकिन भाजपा नेता इस शिविर से कोई भी फर्क नहीं पड़ने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चिंतन शिविर पर तंज कसते हुए कहा कि पहले भी वर्ष 2013 में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि इस शिविर के बाद कांग्रेस की स्थिति देश भर में और अधिक खराब हो गई थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। जब जब ये चिंतन शिविर में बैठते हैं कांग्रेस के लोग, मुझे फिर ख्याल आ रहा है कि 2013 में इसी जयपुर में 2013 में चिंतन शिविर हुआ। जिस समय 13 में चिंतन शिविर हुआ, 13 राज्यों में इनकी सरकार थी। उस समय भी 3 ही नेता थे इनके। आज फिर 2022 आते आते फिर चिंतन शिविर में बैठ रहे हैं। 13 राज्य से 2 राज्य में सिमट गई है सरकार और फिर चिंता कर रहे हैं। फिर 3 नेता, वही प्रियंका गांधी, वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके बंद मुट्ठी में पूरी की पूरी संगठन आज काम कर रही है। न दरवाजे खुल रहे हैं, न कोई अध्यक्ष। और राहुल गांधी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चिंतन शिविर के केंद्र बिंदु हैं। वो ऐसा कैप्टन है जो न रन बना रहा है न विकेट ले रहा है, और उसके बाद भी उसको नॉन प्लेइंग कैप्टन बना दें उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है।
और उसके लिए पूरी कसरत हो रही है पिछले 10 साल से कि राहुल गांधी को की ताजपोशी किया जाए। मुझे लगता है कि चिंता का विषय यही है कि उसे नॉन प्लेइंग कैप्टन बनाया जाए या कैप्टन बनाने के लिए तैयार हो रहा है। कांग्रेस सिर्फ इसी दुविधा में इतने बड़े बड़े चिंतन शिविर कर रही है। इनके पास न कोई नीति है, न प्रोग्राम है, न देश के लिए कोई कार्य योजना है। जोगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर रेणु जोगी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनके पुत्र अमित जोगी ने बताया कि डॉक्टर रेणु जोगी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होने पर मंगलवार की शाम श्री नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर है। शाम को जब उनका ब्लड प्रेशर नापा गया तो बढ़ा हुआ था, इसलिए एहतियात के तौर पर उन्हें यहाँ अस्पताल लाया गया है। कल रात उन्हें निगरानी में रखा गया था। अभी उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और धीरे धीरे वे स्वस्थ हो रही हैं। मैं आपके दर्शकों से यही विनती करूंगा कि डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी जी, मेरी माँ, के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की वे प्रार्थना करें। कल हम लोगों ने कोरोना का भी टेस्ट कराया तो कोरोना तो नहीं था। इत्तेफाक से कल हमारे पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट किया गया था, क्योंकि वैसे भी आज हम लोगों को दिल्ली जाना था उनका जो रेगुलर मेडिकल चेकअप है उसके लिए। और इत्तेफाक से जब वो RT-PCR टेस्ट हो रहा था तो ब्लड प्रेशर भी नापा गया तो एकदम से देखा कि बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए उनको यहाँ पे अस्पताल में लाया गया। कल उनकी सूक्ष्मता से जांच करी गई और आज भी उन्हें निगरानी में रखा है। मैं कहूँगा कि कल से और आज में उनकी सेहत में बहुत सुधार है। ब्लड प्रेशर अब काबू में लगभग हो ही गया है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही वे अच्छी होकर घर लौटेंगे। डॉक्टर रेणु जोगी जी की सूक्ष्मता से सभी अंगों की उनके बॉडी की जांच की जा रही है। ब्लड प्रेशर कल जो बढ़ा हुआ था वो आज काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति में आ गया है। कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, चीफ इंटेंसिविस्ट की निगरानी में डॉक्टरों की टीम में वो हैं। आज बाकी जांचें आ जाएं, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे कि क्या कारण है और आगे क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपनाया जाना है। उम्मीद करते हैं 1-2 दिन, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि आज बाकी इन्वेस्टिगेशंस कैसी हैं, क्योंकि हम सभी चीज़ों को विस्तार से जांच कर रहे हैं। हम कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहते और परिवार की उसमें सहमति है कि आप जितना भी टाइम लगे लेकिन अच्छे से जांच कर लें सभी। गर्मी के दिनों में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पानी सप्लाई का संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल रायपुर स्थित फिल्टर प्लांट ठेका प्रथा पर चल रहा है और यहां काम करने वाले कर्मचारियों की माने तो बीते 4 से 5 माह से बिना उनकी जानकारी के उनके वेतन काट दिए जा रहे हैं, जिसके चलते फिल्टर प्लांट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल की शुरुआत कर दी है। इनके हड़ताल पर जाने से रायपुर वासियों के सामने पीने के पानी को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से उनकी मांगों को लेकर चर्चा की हमारे संवाददाता ने। अलग अलग विभागों में चल रहे ठेका प्रथा को लेकर लगातार विरोध जारी है। अलग अलग विभागों के कर्मचारी लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब राजधानी रायपुर का जो फिल्टर प्लांट है उसके कर्मचारी भी यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके प्रदर्शन पर चले जाने से, इनके धरने पर चले जाने से पूरे रायपुर का जो पानी की समस्या है वो यहाँ पर सामने आ जाएगी। रायपुर में जो फिल्टर होकर जो पानी पहुँचती है, हर घर तक जो नल पहुँचती है, उसको लेकर बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आने वाली है।
इनकी मांग है कि इन्हें जो कलेक्टर दर निर्धारित किया गया था इनके वेतन को लेकर, वो वेतन इन्हें नहीं दिया जा रहा है। इनसे ही जानते हैं क्या कुछ मांगे आप लोग की, क्या कहना चाहिए। ये हम लोग का जो है कलेक्टर दर वो ठीक से दे नहीं रहा है। हर महीना जो कलेक्टर रेट आना चाहिए वो काट काट के देते रहा है, और ठेकेदार से बात करो तो अभद्र टाइप सा व्यवहार करता है कि आप लोग मेरे लड़के नहीं हो, निकल जाओ, ऐसा व्यवहार करता है। अभी 3 महीना हो गया, ठीक से ना पीएफ डला है ना ये अपना पेमेंट डला है। हर महीना कटौती किए जा रहे हैं, और कटौती के बारे में पूछते हैं किस बारे में कटौती हो रहा है तो वो जवाब नहीं देता हम लोग को। वो बोलता है कि मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो, ऐसा वैसा करके बात करता है। वो फ़ोन लगाओ तो बात ही नहीं करता, वो कहीं कहीं ये कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है नंबर, बात ही नहीं करता हो। कब से इस तरह की समस्या आप लोग के सामने? ये फरवरी माह से हो रहा है। कितने महीने से? ये 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया, अभी तक हर महीना इसी 500, 600, 1200, 800 रुपये ऐसी कटौती कर करके डाल दे रहा है। कारण पूछने पे वो जवाब ही नहीं देता। ऐसा कितने ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं आपके? 35 से 40, 50 है। अब क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? बस यही है कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए। हम लोग ने जुलाई से जैसे ज्वाइन किया ना, तो अभी तक 10 महीना हो गया है, लेकिन पीएफ अभी तक दिया नहीं गया। हर बार बोलते हैं, हर महीना डेट दिया जाता है कि 1 सप्ताह बाद आओ, 2 सप्ताह बाद आओ, लेकिन बातों को सुना नहीं जाता है। अधिकारीगण भी मतलब ना ध्यान देते नहीं हैं। हर बार बोलने अलग अलग काम है आप लोग का। अब आप लोग के आंदोलन पर चले जाने से क्या प्रॉब्लम? पानी सप्लाई में ठप हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। सबका अलग अलग लाइन है, फिल्टर में कोई नहीं रहा तो देख रेख कौन नहीं कर पाएगा तो उसमें दिक्कत आ जाएगा। बिजली वाले हैं तो बिजली कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसमें दिक्कत होगा, तो फिर मोटर वगैरह बंद हो जाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगा। पंप मोटर चालू करने वाला नहीं है तो उसमें हो नहीं रहेगा तो मोटर कौन चालू करेगा, ऐसा ये दिक्कत आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये कहने को तो 35 से 40 लोग हैं, लेकिन पूरी रायपुर की जो पानी की व्यवस्था है इन्हीं पर टिकी हुई है। और अब इनके हड़ताल पर चले जाने से निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या राजधानी रायपुर वासियों के सामने खड़ी हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कब तक इनकी मांगों पर ठेकेदार और प्रशासन विचार करते हैं। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज रायपुर। आसमान में छाए हुए बादल के साफ होते ही रायपुर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे मौसम का मिजाज गर्म है। सुबह तो गर्मी रहती है, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच तापमान में थोड़ी गिरावट हो जाती है। सुनिए क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक। बिजली की चमक बता रहा है, काला काला आसमान साफ होने से तापमान तो बढ़ेगा, क्योंकि क्लाउडिंग हट जाती है। लेकिन शाम के वक्त तापमान नहीं बढ़ता है। जो तापमान बढ़ता है 3:30-4 बजे के पहले ही बढ़ जाता है। उसके बाद में तापमान में धीरे धीरे कमी आती है। ये नेचुरली है। जो आउटगोइंग रेडिएशन हो ये कम हो जाते हैं, इनकमिंग रेडिएशन कम हो जाते हैं। इस कारण से ये टेम्परेचर कम हो जाता है। बारिश की संभावना है? हाँ, हो सकती है। शाम को गरज चमक के साथ हल्की बौछारें हो सकती है। प्रदेश में कई जनरली साउथ छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ मुस्लिम संगठन द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के 17 जोड़ों ने एक साथ निकाह पढ़ा। बारात सामूहिक रूप से शहर के मुख्य मार्ग होते हुए होटल ग्रीन पाम पहुंची। छत्तीसगढ़ मुस्लिम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यह आयोजन विगत 19 वर्षों से हो रहा है, जिसमें सैकड़ों जोड़ों का विवाह आज तक संपन्न हुआ है। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श वली पर पहुँचे हो। ये शान चरा खाने है दर्द मेरे गरीब लगा, चरा खाने बहुत दिनों से सो क्या न जाने
जगा दो मेरा, जगा दो मेरा। अरे हेमंत, हेमंत वालेकुम अस्सलाम। तुम भीषण गर्मी के बीच शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की काफी किल्लत देखने को मिलती है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी लाने मीलों का सफर भी तय करना पड़ता है। ऐसा एक मामला सरगुजा जिले के सीतापुर मैनपाट के ग्राम जचका में देखने को मिला। यहां पीने के पानी से ग्राम में मूलभूत सुविधाओं की मांग कर दर्जनों ग्रामीणों ने आजाद सेवा संघ के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों से अवगत कराते हुए इसके समाधान की मांग की है। आज हम जिला कलेक्टर ऑफिस आए थे। हमने ज्ञापन ग्राम जजगा हड़ताल पारे की समस्याओं से अवगत कराया है। वहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है। वहाँ एक हैंडपंप है जिसमें इतना धीमे पानी आता है कि कम से कम एक बाल्टी भरने के लिए आधे घंटे लग जाते हैं। वहाँ एक हैंडपंप और है, वो आज 10 साल 20 सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण वहाँ लोगों को पानी की समस्या बहुत बड़ी है। क्या है ग्राम पंचायत जजगा से। क्या समस्या है ग्राम में आप लोगों की? पानी की समस्या है और सड़क की समस्या है। कहाँ आए थे आज आप लोग? अंबिकापुर कलेक्टर ऑफिस में। क्या आश्वासन मिला है यहाँ? सुधार करने की आश्वासन मिला है। अभी जजगा गांव से कुछ ग्रामीण आए थे। उनका ये कहना था कि उनके यहाँ जो हैंडपंप है, जो बोर है, उसका वाटर लेवल नीचे चला गया है और वो चाह रहे थे कि उनके यहाँ नया हैंडपंप नया बोर करवाया जाए। तो उसमें अभी पीएचई को दिखवा करके करते हैं कि क्या उसमें समाधान है। लेकिन मैंने उन लोगों को ये कहा है कि अभी वर्तमान समय में जो वाटर लेवल है नीचे गया है, उसके कारण गांव में कुछ बसाहट हैं जहां पर 1-2 बोर ड्राई हो गए हैं या हैंडपम्प ड्राई हो गया है। तो डबरी बनाने का काम भी वो थोड़ा रुचि लें। जल संचयन, जो वर्षा जल का है, उसका संरक्षण संचयन भी महत्वपूर्ण है। रोजगार गारंटी के तहत अभी डबरी बनाए जा रहे हैं। कवर्धा जिले के किसी भी खाद संग्रहण केंद्र और सोसाइटी में खाद नहीं है, जबकि निजी दुकानों में महंगे दामों में खाद बेचा जा रहा है, जिसे लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया है। आज जिलाधीश महोदय को हम लोग ज्ञापन देने पहुंचे हुए थे और बात यह है कि कबीरधाम जिले में खाद की विकट समस्या है। यहाँ पे भरी धूप में, तेज धूप में किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। किसी भी सहकारी केंद्र में खाद की मात्रा बिल्कुल नहीं है। यही एक समय है जहाँ पे खाद की पूर्णतः उपलब्धता होनी चाहिए, लेकिन किसान को बार बार भटकाया जा रहा है और शासन प्रशासन प्रेस के माध्यम से या लोगों को यह बता रही है कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाद है। यदि खाद है तो वो खाद कहाँ है और किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? रायगढ़ जिले के छात्र नेता शशांक पांडे ने रायगढ़ की खस्ताहाल सड़कों को लेकर एक बार फिर से आवाज उठाई है। जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर उन्होंने जिले के सभी ब्लॉक की सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग रखी। बता दें कि सूरजगढ़ पुलिया के अप्रोच रोड को लेकर छात्र नेता ने उग्र आंदोलन किया था, जिसके बाद इस पुल के दोनों तरफ सड़क बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन यह काम भी काफी धीमी गति से किया जा रहा है, जिसे लेकर भी छात्र नेता शशांक पांडे ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। सर मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा। अभी जिले भर की, रायगढ़ जिले भर की जो सड़कों की स्थिति है, इस विषय को लेकर के आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे। जिले भर की कोई भी सड़क को अगर हम ले लें, चाहे वो रायगढ़ से घरघोड़ा की हो, घरघोड़ा से लैलूंगा की हो, लैलूंगा से पत्थल गांव की हो, धर्मजयगढ़ की सड़कें हों, इधर सारणगढ़ की ओर जाने वाली सड़कें हों, सभी की स्थिति अत्यंत भयावह है। धूल से सने हुए लोग। इसी क्रम में हमने 27 जनवरी को एक आंदोलन किया था, जिसके बाद सूरजगढ़ का जो पुल का मार्ग है वो बनना शुरू हुआ था, पर उसकी भी जो गति है वो इतनी धीमी है कि आज हमें पुनः यहाँ पे आना पड़ा और आज हमने जिले भर की सारी सड़कों के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। भविष्य पे इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। अगली खबर भिलाई से, जो इस्पात मंत्रालय की अधीनस्थ फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड कंपनी, जो कि अपने स्थापना काल से सरकार को लगातार लाभ देती आ रही है, उसे अभिव्यक्ति की रुचि के तहत करोड़ों के सरकारी उपक्रम को कौड़ियों के दाम नीलाम करने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। बता दें कि भिलाई के इक्विपमेंट चौक पर स्थित
FSNL के मुख्यालय में कंपनी को बचाने नारे लगाते हुए इन कर्मचारियों का कहना है कि या तो इस कंपनी का विलय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कर दिया जाए या फिर इसके 11 ब्रांचों में कार्यरत लगभग 5000 कर्मियों को इसी तरह के समानांतर किसी कंपनी में रख लिया जाए। जानकारी तो ये भी है कि इस 400 करोड़ के टर्नओवर वाली FSNL कंपनी को महज 150 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। अंधकार में भविष्य के उतार चढ़ाव में फंसे कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार को ऐसा करने से होने वाले बड़े नुकसान को लेकर सचेत भी किया है, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। FSNL और सेल आपस में दोनों डिपेंडेंट है। FSNL जैसे एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल को अपनी पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके लिए सर्विस चार्जेस लेता है। तो अभी जब जैसे सेल के लिए क्या है कि हमारा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो प्रोसेस से जो स्क्रैप निकल रहा है वो इमीडिएटली हम लोग रिमूव करते हैं और उसको प्रोसेस करके उनको फर्दर फर्नेस वगैरह के लिए जो रिक्वायरमेंट है उन साइजेस में वगैरह करके भी देते हैं हम लोग। हमारी मांग है कि जो चूँकि जो हमारी संस्था है 1979 से लगातार जो है प्रॉफिट में रही है और ये छत्तीसगढ़ में इसका मुख्यालय है और यह द्वितीय मुख्य कंपनी है जिसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ में है, इसलिए इसका निजीकरण न किया जाए। और चूँकि हम सेल से जुड़े हुए हैं इसलिए सारे FSNL के कर्मियों का जो विलय है सेल जैसी संस्था में किया जाए। सरकार से आज तक फेरो स्क्रैप ने कुछ लिया नहीं है, सरकार को निरंतर देता ही रहा है और फेरो स्क्रैप का अपना आधारभूत ढांचा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो है हमारे पास श्रम शक्ति है और मशीन है, उसके दम पर हम लोग जो है निरंतर सरकार को जो है लाभ देते आ रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सरकार द्वारा जो अप्रासंगिक तरीके से फेरो स्क्रैप को जो है बेचने का काम किया जा रहा है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। 400 करोड़ का टर्नओवर है और अभी रिसेंटली हमारा जो इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है वो 32 करोड़ का हमने पे किया हुआ है। तो इन एंड ऑल बात ये है कि अभी जो हमारे कर्मचारी हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, ठेका श्रमिक भी हमारे साथ काम करते हैं, इन सबकी रोजी रोटी FSNL जैसी एक संस्था पर ही निर्भर करती है। और क्योंकि हम एक सरकारी संस्था है तो हमारे काम में हम लोग पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, जिसमें स्क्रैप प्रोसेसिंग हमारा जो मेन रोल है वो उसमें हम सेल जैसी कंपनियों में और भी स्टील प्लांट्स है जहाँ पर हम ये सर्विसेज हमारी प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से अब अगर हमारा प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसकी वजह से एक तो हमारा जीवन यापन पे असर पड़ेगा और आगे भविष्य क्या है कर्मचारियों का, इसको लेकर अभी तक अनिश्चितता बनी हुई। गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि विनिवेशीकरण से लगभग 67 लाख हजार करोड़ चाहिए। हमारे कंपनी को आगा गया मात्र 150 करोड़ रुपये। 150 करोड़ रुपये ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है, जीरा भी नहीं होता है। 67 लाख हजार करोड़ चाहिए गवर्नमेंट को और 150 करोड़ में हमारी कंपनी को बेच रहा है। हम लोग बहुत शॉक्ड है। एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? मतलब ठीक है आपकी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, प्राइवेटाइज वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बट व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयज़? आप उनको किसी के साथ मर्ज कर रहे हैं या उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, उनकी फैमिलीज़ का क्या होगा? जो लोग अब एक एज सर्टेन एज के बाद 50+ लोग या हर किसी का मतलब। सरगुजा से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। सामने से जा रही गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। बता दें कि सोन तालाब उदयपुर थाने से 200 मीटर की दूरी पर हादसा हुआ है। चना लोड होकर ट्रक रायपुर से अंबिकापुर की ओर जा रही थी। अरे उसका बैटरी कनेक्शन पहले निकलवा लेना जी। नहीं निकालने के जुगाड़ नहीं बन रहा भैया। यहीं पे रहता है वो सीट के नीचे रहता है, लेकिन वो चूंकि वो फंसा है तो सीट नहीं उठ रहा है। ट्रक है, पता नहीं किसका है। बाहर का है और ड्राइवर को निकालना है, अपना व्हाट्सएप किया है ना, तो सीटी में टोचन निकल जाएगा। अभी इसी ना पहले ये देखिए यहाँ है पर
कवर्धा के लोहारा थाना अंतर्गत ग्राम पेलपार में बिजली खंभे के करंट की चपेट में आने से गांव की 8 गौवंश की मौत हो गई। ग्राम के कोटवार भोलाराम बंजारे ने बताया कि शाम को तेज आंधी तूफान के चलते खेत में बिजली का खंभा गिरा पड़ा हुआ था। वहीं गांव की गौवंश चारा चरते समय खेत की ओर गई, तभी बिजली खंभे की करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही की बात कही है। हाँ देखा था देखा था। जैसे जैसे भूल भुलैया 2 की डेट से नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दर्शकों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हाल ही में मुंबई के पास बने एम्यूजमेंट पार्क इमेजिका के भव्य समारोह में उसके एक नए भूते राइड भूल भुलैया 2 का आरंभ फिल्म के लीड कास्ट कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के हाथों संपन्न हुआ, जिसमें सलीमगढ़ की हवेली पहली बन चुकी मंजूलिका और भूतहा हवेली के अजूबे एलिमेंट रोंगटे खड़े कर दिए। करीब 15 साल पहले भूल भुलैया को मंजूलिका यानी कि विद्या बालन को दर्शक आज भी भुला नहीं पाए हैं, पर वो फिल्म अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी पर आधारित साइको थ्रिलर ज्यादा थी बजाय हॉरर कॉमेडी की। तो ये फिल्म उसी तर्ज पर है या फिर हॉरर कॉमेडी, जिसने 15 साल पहले हॉरर कॉमेडी को इस फिल्म से जिंदा किया था? इस सवाल को जब हमारे मुंबई ब्यूरो ने फिल्म के निर्माता भूषण कुमार से पूछा, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मुंबई ब्यूरो चीफ भावना शर्मा की रिपोर्ट। स्त्री जो हॉरर कॉमेडी है उसको रिवाइव करने के लिए स्त्री पहली फिल्म थी जिसने उसको लाया, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये फिल्म जो भूल भुलैया है वो सही मायने में जो हॉरर कॉमेडी है उसको वापस लाने में, रिवाइव करने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन वो जो हॉरर कॉमेडी थी वो हॉरर कॉमेडी न होकर थोड़ी सी साइको थ्रिलर भी थी। तो ये फिल्म सच में हॉरर कॉमेडी है कि साइको थ्रिलर है? कौन सी? भूल भुलैया 1 से कंपेयर इसमें 1 से 2 में हॉरर कॉमेडी तो आपने पहले देखी होगी, ऑब्वियसली सबने देखी है, आइकॉनिक फिल्म है, और उसमें भी हॉरर कॉमेडी थी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी थी। तो इसमें भी वो आपको झलक डेफिनेटली देखने को मिलेगी क्योंकि हम उसी फ्रेंचाइज को आगे लेके जा रहे हैं। तो इट इज अ होलसम थिंग एंड आई डोंट वांट टू टेल एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन द फिल्म। आपने ट्रेलर देख के देखा होगा कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। आपने जो वो थिन लाइन वाली बात की है कि जो हॉरर कॉमेडी होती है और साइको थ्रिलर है, तो उसको लिखने में और उसे पेश करने में कितनी डिफिकल्टी है? लकीली इस बार जो है मुझे लिखना नहीं ज़्यादा पड़ा है क्योंकि मेरे जो 2 राइटर्स हैं उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, और मैं चाहता हूं कि ये लिखने की जो जिम्मेदारी है कम से कम मुझ पे हो, इसलिए कि मैं समझता हूं कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है वो लिखना होता है। और अभी जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो मैं चाहता हूं कि मैं एक मिले में रहूं। तो डायरेक्शन में क्या होता है कि आप पूरी दुनिया के साथ रहते हैं, बहुत आइसोलेशन का काम है राइटिंग। तो आकाश और फरहाद ने बहुत खूबसूरती से फिल्म को लिखा है, और जब मेरे जैसे डायरेक्टर को लिया जाता है तो कहते हैं कि भाई एक डायरेक्टर मिल रहा है तो राइटर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो छोटे मोटे जो भी मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन थे मैंने दिए हैं। तो ये फिल्म जो है वाकई जो पहली फिल्म थी वो बहुत ही यादगार, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, और उसके लिए जिस तरह ये फिल्म बनाई है ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन चूंकि स्क्रिप्ट सारे लोगों को बहुत पसंद थी। बहुत पहले जब मैंने कहानी सुनी थी आज से 3-4-5 साल पहले, तो मुझे बेसिक लाइन ही बहुत अच्छी लगी थी। फिर मुराद भाई को सुनाई गई, मुराद भाई को बहुत अच्छी लगी, भूषण जी को अच्छी लगी, और उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो इसको काफी वक्त लगा लिखने में, और वो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।